ओके, तो लास्ट क्लास में हमने देखा था सर्किट मॉडल ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन, और उसके साथ साथ हमने ये भी देखा था व्हाट इज़ लॉसी लाइन एंड व्हाट इज़ लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन. In the case of lossy line, which element is responsible for the loss? Resistance is responsible for the loss and conductance is responsible for the loss. While other two elements जो भी थे inductor and capacitor, they can store the energy in the form of magnetic field or electric field. तो इसके साथ साथ हमने ये भी देखा था कि what is resonant transmission line and what will happen when we excite the transmission line by DC. तो ये सभी चीज़ें हमने देखी. इसके बाद क्लासिफिकेशन भी देखा था. अच्छा, कभी भी इस लेक्चर में हमें क्या करना है, ट्रांसमिशन लाइन के लिए इक्वेशन डेवलप करना है. तो जब भी हम ट्रांसमिशन लाइन की इक्वेशन को डेवलप करेंगे तो दो चीज़ें दिमाग में याद रखेंगे. एक तो रेजिम्स क्या थे कि जब साइज ऑफ एलिमेंट इज़ वेरी लेस देन ऑपरेटिंग वेवलेंथ, तो हम कौन सी थ्योरी यूज़ करते हैं, सर्किट थ्योरी यूज़ करते हैं. साइज ऑफ एलिमेंट कंपेरेबल विथ लैम्डा हो तो हम कौन सी थ्योरी यूज़ करते हैं, वेव थ्योरी यूज़ करते हैं. यदि साइज ऑफ एलिमेंट ग्रेटर देन द ऑपरेटिंग वेवलेंथ हो तो कौन सी थ्योरी यूज़ करते हैं, रे थ्योरी यूज़ करते हैं. इसके साथ साथ एक चीज़ और दिमाग में याद रखनी है, ये जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ. मान लीजिए कंडक्टर का लेंथ L है और उसमें रेजिस्टेंस क्या है, R है. तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ L लेंथ पे रेजिस्टेंस कितना है, R है. तो यूनिट लेंथ पे रेजिस्टेंस कितना होगा, R बाई L. तो डेल्टा एक्स लेंथ पे कितना होगा, R बाई L इंटू डेल्टा एक्स. अच्छा, मैं आपसे एक एग्जांपल सामने रखता हूँ. मान लो L की वैल्यू 1 है, तो बताइए डेल्टा एक्स लेंथ पे कितना रेजिस्टेंस होगा. बिल्कुल सिंपल सा, यहाँ पे रख दीजिए R बाई 1 इंटू डेल्टा एक्स. तो R इंटू डेल्टा एक्स विल बी द रेजिस्टेंस इन द यूनिट लेंथ. ओके, अब यहाँ पे देखिए, मैंने क्या बताया था कि ट्रांसमिशन लाइन के सर्किट मॉडल में आपको बताया था कि रेजिस्टेंस एंड इंडक्टर दे आर इन सीरीज वाइल अदर टू एलिमेंट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल फॉर्म. अच्छा, मैंने यहाँ पे क्या एज्यूम किया है, इसे एक्स डायरेक्शन एज्यूम किया है. व्हाट डू यू मीन बाई इट, कि यानी मैंने ये एज्यूम किया है कि एक्स डायरेक्शन पे वेव का क्या हो रहा है, प्रोपगेशन हो रहा है. तो वाई जेड जो प्लेन होगा, इधर वाई मान लीजिए और इधर जेड मान लीजिए, ये वाई एक्सिस मान लीजिए, ये एक्स एक्सिस मान लीजिए, और ये परपेंडिकुलर क्या मान लीजिए, जेड मान लीजिए. तो यदि एक्स डायरेक्शन पे वेव प्रोपगेशन हो रहा है तो कहनाई से कि वाई जेड जो प्लेन होगा वो कैसा प्लेन होगा, ट्रांसवर्स प्लेन होगा. अच्छा, मैंने एक यूनिट सेल कंसीडर किया है और यूनिट सेल का जो लेंथ मैंने एज्यूम किया है वो क्या एज्यूम किया है, डेल्टा एक्स एज्यूम किया है. तो आप ये देखिए कि अब बताइए कि आपने ये देखा था ट्रांसमिशन लाइन में कि यूनिट सेल्स वेयर कनेक्टेड इन सीरीज फॉर्म. मैंने सिर्फ एक यूनिट सेल को पिक किया है और ये एज्यूम किया है कि इस यूनिट सेल का लेंथ इज़ वेरी लेस देन लैम्डा. तो क्या ये ऐसी कंडीशन नहीं है क्या कि लेंथ ऑफ द एलिमेंट इज़ वेरी लेस देन लैम्डा. तो कैन वी अप्लाई द सर्किट थ्योरी, आंसर इज़ यस. अच्छा, देखिए R इंटू डेल्टा एक्स क्यों लिखा. मान लीजिए टोटल जो ट्रांसमिशन लाइन था उसमें टोटल जो रेजिस्टेंस था R था और उसकी लेंथ मैंने क्या मान लिया, यूनिट. तो डेल्टा एक्स लेंथ पे कितना रेजिस्टेंस होगा, R इंटू डेल्टा एक्स. सिमिलरली कितना इंडक्टेंस होगा, L इंटू डेल्टा एक्स. कितना कैपेसिटेंस होगा, C इंटू डेल्टा एक्स. कितना कंडक्टेंस होगा, G इंटू डेल्टा एक्स. अच्छा, इसके साथ साथ आप क्या बोलिए कि यहाँ पे वोल्टेज है, यहाँ पे करंट है, यहाँ पे I प्लस डी आई लिखा है, या I प्लस डी आई या I प्लस डी आई डेल्टा आई लिख सकता हूँ, V प्लस डेल्टा वी भी लिख सकता हूँ. चलिए, इस सर्किट को मैं कहाँ लाता हूँ, फ्रीक्वेंसी डोमेन पे. आप याद करिए कि सर्किट थ्योरी में आपने पढ़ा होगा कि इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन पे लाऊंगा तो इसमें क्या करता हूँ, जे ओमेगा एल का मल्टीप्लाई करता हूँ. इसमें यदि फ्रीक्वेंसी डोमेन पे लेके आऊँगा तो इस 1/j ओमेगा सी लिखना चाहिए मेरे को. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है.
अच्छा, अब आप यहाँ पे देखिए, करंट हमेशा कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अच्छा देखिए, वी कैसा पोटेंशियल होना चाहिए, हायर पोटेंशियल पे होना चाहिए। तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना, v प्लस डेल्टा वी। तो ये क्या है, सिंपल सा वायर है, तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, v प्लस डेल्टा वी। तो देखिए पोटेंशियल हायर कौन सा हुआ, v, लोअर पोटेंशियल क्या हुआ, v प्लस डेल्टा वी। ओम्स लॉ यही कहता है, चेंज इन पोटेंशियल डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस इज इक्वल टू आई। यानी वोल्टेज में जितना चेंज हो डिवाइडेड बाय आप रेजिस्टेंस कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, करंट मिल जाएगा। बताइए इस सेक्शन का रेजिस्टेंस क्या होगा, इस सेक्शन का रेजिस्टेंस क्या होगा, दोनों किस में कनेक्टेड हैं, सीरीज़ में कनेक्टेड हैं। अब याद करिए कि फ्रीक्वेंसी डोमेन पे हर एलिमेंट का बिहेवियर सेम होता है, मतलब दोनों को अपन किसकी तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, रेजिस्टेंस के तरीके से। तो दोनों को ऐड करिए तो ये क्या हो जाएगा, आर प्लस जे ओमेगा एल, और कॉमन निकाल के डेल्टा एक्स। तो ये क्या मैंने चेंज इन पोटेंशियल लिखा है, बिल्कुल लिखा है। तो इसको मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ, यहाँ पे इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो इसको फाइनली मैंने लिख दिया, v माइनस वी कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस डेल्टा वी इज इक्वल टू आई इंटू आर प्लस जे ओमेगा एल डेल्टा एक्स मिलेगा। ये तो पहली चीज़ हो गई। अच्छा नेक्स्ट चीज़ देखिए, नेक्स्ट चीज़ आप यहाँ पे देखिए कि क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसा लिख सकता हूँ क्या, यदि डेल्टा एक्स, देखिए वो पिछले वाला इक्वेशन में डेल वी ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस आई टाइम्स ऑफ आर प्लस जे ओमेगा एल। अच्छा आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिफरेंशियल ऑपरेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा सिमिलरली, अच्छा आपको करंट का इक्वेशन याद होगा, करंट इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई आर होता है। तो v डिवाइडेड बाई आर को क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता, आर को 1/r को क्या मैं लिख दूं, g लिख दूं। g क्या कहलाता है, कंडक्टेंस कहलाता है। तो v वोल्टेज इंटू कंडक्टेंस विल प्रोड्यूस करंट। फिर से एक बार बोलता हूँ, I इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, v/r। 1/r को क्या लिख सकते, v/r में r नीचे की तरफ है तो 1/r को क्या लिख सकता हूँ, g। तो I इज इक्वल टू हो जाएगा v इंटू जी। तो देखिए कुछ उसी तरीके से चेंज इन करंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इंटू कंडक्टेंस, ये कंडक्टेंस है। तो आप चाहो तो यदि ये इक्वेशन आपको आता है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो, इसका ड्वेल लिख लीजिए। वोल्टेज का ड्वेल क्या होता है, करंट का ड्वेल क्या होता है, वोल्टेज। रेजिस्टेंस का ड्वेल क्या होता है, जी, कंडक्टेंस। इंडक्टर का ड्वेल क्या होता है, कैपेसिटर। बिल्कुल आपको ये इक्वेशन आएगा तो ये इक्वेशन बन जाएगा। अच्छा देखिए, v की डिपेंडेंसी किस पे, I पे, और I की डिपेंडेंसी किस पे, v पे। ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, दैट्स वाई वी से दे आर कपल्ड इक्वेशन। अच्छा जब हम ट्रांसमिशन लाइन की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं देन वी एज्यूम दैट आर एल जी सी आर कॉन्स्टेंट, दे डू नॉट वेरी, मतलब उन्हें हम कांस्टेंट ही मानते हैं, वो किसी के साथ कुछ भी वेरी नहीं करते। अच्छा अब आप देखिए इन दोनों इक्वेशन नंबर ए और इक्वेशन नंबर बी को, यदि मैं इक्वेशन ए को डिफरेंशिएट कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, डी टू वी ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ डी आई बाई डी एक्स इंटू आर प्लस जे ओमेगा एल। अच्छा यहाँ पे डी आई बाई डी एक्स मिल गया तो मुझे एक बेनिफिट हो गया, क्या, क्योंकि मुझे डी आई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है पता है, और मैं यहाँ से डी आई बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ ले जाके पुट कर दूंगा। देखिए आगे चल के मैंने कुछ ऐसे ही किया है, ये देखिए डी टू वी ओवर डी एक्स स्क्वायर डिफ्रेंशिएट किया, डी आई बाई डी एक्स की वैल्यू रख दिया, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया, v इंटू आर प्लस जे ओमेगा एल जी प्लस जे ओमेगा सी, ऐसा कुछ मिला। अच्छा इस टर्म को मैं क्या बोलता हूँ, गामा स्क्वायर। अब गामा स्क्वायर इज नथिंग बट प्रोपगेशन कांस्टेंट। अच्छा प्रोपगेशन कांस्टेंट आ गया। अच्छा इसको गामा को देखने के बाद तो ये तो पक्की बात है, पता चलता है कि दिस क्वांटिटी इज नथिंग बट इट्स अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इफ गामा इज कॉम्प्लेक्स नंबर देन कैन आई राइट द गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस जे बीटा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर है। हाँ बिल्कुल है। तो गामा में अल्फा कौन सा पार्ट है, अल्फा क्या बताता है, एटीन्यूएशन पार्ट को बताता है, और बीटा क्या बताता है, फेज शिफ्ट पार्ट को बताता है। तो एटीन्यूएशन मतलब क्या, अच्छा इसको अभी बताता हूँ और डिस्कस करता हूँ। तो इस इक्वेशन को क्या लिख सकता हूँ, डी टू वी ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू गामा स्क्वायर वी। सिमिलरली इसका ड्वेल लिखिए, अब
आई वी की जगह पे क्या लिख देंगे आई, और वी ये इस वाले वी की जगह पे यहाँ पे क्या लिख देंगे आई। तो ये दोनों इक्वेशन कौन सी इक्वेशन है, दीज टू इक्वेशंस आर नोन एज वेव इक्वेशन, और ये आपको बताती हैं कि करंट और वोल्टेज दोनों किसके फॉर्म में प्रोपोगेट होते हैं, वेव के फॉर्म में प्रोपोगेट होते हैं। जब करंट और वोल्टेज वेव के फॉर्म पे प्रोपोगेट होंगे तो उनमें क्या होगा, गामा एक फैक्टर रहेगा। वो गामा फैक्टर क्या बताएगा कि जब भी करंट और वोल्टेज प्रोपोगेट करेंगे तो उनमें एटीन्यूएशन भी होगा, ये पक्की बात है। और प्रोपोगेशन किसकी वजह से हो रहा है, बीटा की वजह से। बीटा क्या है, फेज शिफ्ट कांस्टेंट है। अच्छा, आपके लिए एक टास्क है कि यदि बीटा यदि नहीं हो तो क्या होगा, तो ये आपको सोचना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इस इक्वेशन का सॉल्यूशन लगाएंगे, सॉल्यूशन देखेंगे, तो होपफुली ये समझ में आया होगा। एक बार आप फिर से देखना, बहुत सिंपल सी इक्वेशन है और यहाँ पे प्रूव होता है कि करंट एंड वोल्टेज ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ wave and gamma is very prominent parameter. Remember that this represents that when wave propagate then it will be attenuated because of alpha, okay, and gamma is nothing but it's a complex quantity. अच्छा, गामा को देखिए, गामा डिपेंड्स ऑन द समवेयर द प्राइमरी कांस्टेंट ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। देखिए ये आर एल जी सी दे आर द प्राइमरी कांस्टेंट ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। ओके, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ वॉच माय नेक्स्ट लेक्चर about the solution of the wave equation, these two wave equation. Thank you.